एपिसोड 9 नजर नजर की बात। रघु जल्दी करो। रघु के हमलावर को पकड़ते हुए दूसरे हमलावर ने कहा, जो खुद विक्रम अंकल थे। विक्रम अंकल खुद रेगुलर जिम जाते थे। उनकी कदकाठी किसी पहलवान के जैसी थी। ऊंचाई 6 फुट 2 इंच और वजन 100 किलो। हमलावर उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए पस्त हो रहा था। हाँ अंकल। होश संभालते हुए रघु ने अपने हमलावर को पकड़ लिया। अरे ये तो वही प्रोफेसर है जिसने मुझे सुबह बताया था कि प्रोफेसर शर्मा लैब में नहीं बल्कि छुट्टी पर हैं। बता तूने मुझ पर हमला क्यों किया, बता। पर तब तक वो प्रोफेसर बेहोश हो चुका था। रघु जल्दी कर, इसे इसी रूम में छोड़कर हम निकलते हैं। कोई और तरीका देखेंगे प्रोफेसर शर्मा को ढूंढने का। विक्रम अंकल ने प्रोफेसर को किनारे रखी कुर्सी की ओर खींचना शुरू किया। पर अंकल आप यहां कैसे आए और क्यों? रघु ने विक्रम अंकल की मदद करते हुए पूछा। तो क्या मैं घर पर हाथ धरे बैठे रहता रघु? इतने दिनों बाद सूरज से जुड़ी कोई जानकारी मिली है और मैं ना आता? और अच्छा हुआ जो आ गया। जैसे ही यहां आया तो क्या देखता हूं कि ये तेरे पीछे जा रहा था, तो मैंने इसका पीछा किया और आ गया यहां। विक्रम अंकल ने प्रोफेसर को कुर्सी पर बिठाते हुए रघु को बताया। आप अंदर कैसे आए और यहां कैसे पहुंचे? इंस्टीट्यूट के बाहर कैंटीन के सामने तेरी कार देखी और पूछा तो पता लगा तू 5 मिनट पहले ही इंस्टीट्यूट की ओर गया है। इंस्टीट्यूट के गेट के सामने पहुंचा तो गार्ड भी नहीं था। मैं अंदर आया और तूने जैसा मैसेज भेजा था कि प्रोफेसर पुनीत शर्मा और फिजिक्स डिपार्टमेंट, तो तुझे ढूंढता हुआ यहां आ गया। थैंक यू अंकल बचाने के लिए। इसने पता नहीं क्यों हमला किया मुझ पर और मुझसे झूठ भी बोला। कहता हुआ रघु उस प्रोफेसर का आईडी कार्ड देखकर चौंक गया। ओ भूतनी के, सॉरी अंकल, पर अंकल ये तो प्रोफेसर पुनीत शर्मा ही है। रघु ने हैरानी से कहा। यह मामला तो उलझता जा रहा है रघु। जरूर कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता। मुझे लगता है ये अभी बेहोश है, तो इसे उठाकर हम ले चलते हैं घर पर। नहीं, उसी पुराने मकान में, विक्रम अंकल ने कहा। पर अंकल, रघु को थोड़ी घबराहट हुई। कुछ नहीं होगा रघु, हमारे पास सूरज को बचाने का एक ही रास्ता है और वो ये प्रोफेसर है। मुझे हर हालत में सूरज चाहिए। विक्रम अंकल की परेशानी समझते हुए रघु ने हां कर दी। ठीक है अंकल, पहले इसे नीचे ले चलते हैं और गेट तक का रास्ता चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर आपकी कार में इसे डालकर मैं अपनी कार से आपके साथ आ जाऊंगा। कुछ देर बाद तेज बारिश के बीच इंस्टीट्यूट गेट से 2 कार शहर की ओर निकल पड़ी। नई दुनिया में फाइटिंग लीग शुरू हो चुकी थी। मोनिका और प्रोबॉट की प्लानिंग और ट्रेनिंग से फाइटिंग लीग के फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जीतकर सूरज लास्ट राउंड जंगल रन में पहुंच चुका था। अगला मैच सेकेंड राउंड का अक्षय और अकीरा के बीच था। सूरज अकीरा के अजीब से व्यवहार से उकता गया था। उसने अपनी सेकंड फाइट खत्म करके जिम से जाने का सोचा और पहले जिम के लॉकर रूम में ड्रेस चेंज करने लग गया था। अरे ये तो वही लड़का है जो अकीरा के साथ था। अचानक सूरज की नजर लॉकर रूम के आईने पर गई और उसे निखिल लॉकर रूम के बाथरूम में झांकता दिखा। सूरज ने ऐसा नाटक किया कि उसने देखा ही नहीं और वो ड्रेस चेंज करने लगा। वेल डन सूरज, काफी अच्छे मैच थे। मोनिका लॉकर रूम में आ गई थी। सूरज के बदन को देखकर उसकी आंखों में भी अकीरा जैसी चमक आ गई थी, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके कंट्रोल में थी। सूरज ने पैंट पहन ली और आसपास देखते हुए कहा, थैंक यू मोनिका, तुमने और प्रोबॉट ने काफी हेल्प की। मोनिका मुझे एक काम है। ये कहकर सूरज ने मोनिका को बताया कि बाथरूम में एक लड़का था और वो उस पर शायद नजर रख रहा था। मैं जानती थी, मैं उसे तुम्हें सुबह से फॉलो करते देख रही थी, यही बताने आई थी तुम्हें। फिर मोनिका बाथरूम जाकर निखिल को पकड़ लाई। इसका नाम निखिल है, अकीरा का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। तुम सूरज का पीछा क्यों कर रहे थे? बोलो वरना स्कूल से। मोनिका ने चेतावनी देते हुए पूछा। मैंने ये खुद से नहीं किया, मुझसे बोला गया था। निखिल डर गया था, पर उसने अकीरा का नाम नहीं लिया। किसने बोला था तुम्हें यह करने को? अक्षय ने? सूरज ने पूछा। निखिल ने कुछ नहीं कहा। बोलो निखिल, मोनिका ने निखिल को प्रोत्साहन देते हुए कहा। अकीरा ने। निखिल की आंखों से आंसू बहने लग गए। हैरान होने की बात नहीं है सूरज, अकीरा ये पहले भी कर चुकी है। जिन लड़कों को पसंद करती है उन्हें फॉलो करती है या करवाती है। मैंने तुम्हें बताया था ना टाइगर जिम में अकीरा और उस लड़के के बारे में। तुम्हें क्या लगता है उसने जिम में उस लड़के को अकेले कैसे पकड़ा होगा? नजर रख कर ही। मोनिका ने सूरज को बताया। पहले शीना और अब अकीरा, जिस पर भरोसा करो वही धोखा देता है। सूरज ने सोचा और निखिल से कहा, तुम अकीरा को कुछ नहीं बताओगे, उससे मैं निपटूंगा।
सूरज लॉकर रूम से निकल गया। इधर इस दुनिया में रघु और विक्रम अंकल प्रोफेसर पुनीत शर्मा को लेकर पुराने मकान के बेसमेंट में आ गए थे। रघु, तुमने मुझे इस जगह के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? विक्रम अंकल ने रघु से पूछा। सॉरी अंकल, पर मैं क्या करता, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। यहां आया तो कंप्यूटर नहीं चल रहा था, डॉक्यूमेंट्स में किसी का भी नाम या पता नहीं था, जिस शरत के बारे में पता था उसका भी नहीं। फिर इसका नाम पता मिला तो सोचा पहले कुछ ठोस सबूत मिल जाए फिर आपको बताया जाए। और देखिए, आज लग रहा है कुछ पता चल ही जाएगा, रघु ने विक्रम अंकल को समझाते हुए कहा। तभी प्रोफेसर शर्मा होश में आ गए। इसे होश आ रहा है रघु, पानी लेकर आओ और रिकॉर्डर ऑन करो, विक्रम अंकल ने प्रोफेसर शर्मा के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। रघु ने पानी और मोबाइल तैयार कर लिया। प्रोफेसर शर्मा, आपका नाम प्रोफेसर पुनीत शर्मा है ना? आपने रघु पर हमला क्यों किया था? तुम लोग कौन हो? जानते हो मैं एक इज्जतदार वैज्ञानिक हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। शांत हो जाओ प्रोफेसर शर्मा, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस थोड़ी जानकारी चाहते हैं ताकि मुझे मेरा दोस्त मिल जाए और अंकल को उनका बेटा। लेकिन पहले यह बताओ, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था? हमला क्यों किया था? शक्ल देखिए अपनी, गुंडों जैसी। मुझे अपने करियर में पहले भी कई गलत लोगों ने गलत चीजों के लिए अप्रोच किया है। मुझे लगा कि तुम वैसे ही कोई आदमी हो, और जब तुम्हें चुपके से अपनी लैब में आते देखा तो शक पक्का हो गया। तुम्हें पकड़कर पुलिस में देना चाहता था, इसलिए हमला किया था। गार्ड को कॉल किया तो उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज था, बिल्डिंग में और कोई था नहीं तो मैं और क्या करता। पर तुम दोनों जिस तरह मुझे उठाकर लाए हो ना, मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों शरीफ नहीं हो। मुझे छोड़ दो वरना मैं चिल्ला चिल्लाकर सबको बुला दूंगा। होश संभालने के बाद प्रोफेसर शर्मा में दोबारा हिम्मत आ गई थी। रघु, तुम अपनी ये दाढ़ी मूंछ और बाल कटवाओ, सबको गुंडे लगते हो, मुझे भी, विक्रम अंकल ने रघु को डपटते हुए कहा। जी अंकल, रघु झेपते हुए बोला और फिर प्रोफेसर शर्मा की ओर मुड़कर पूछा, ये जगह पहचानी प्रोफेसर शर्मा? प्रोफेसर शर्मा ने कंप्यूटर रूम को ध्यान से देखने की कोशिश की, फिर उनकी नजर बगल में बनी लाइब्रेरी में गई और लिविंग रूम में। उनके चेहरे के बदलते भावों से रघु और विक्रम अंकल समझ गए कि प्रोफेसर शर्मा ने जगह पहचान ली थी। तो आप ये जगह पहचान गए हैं, हमारे पास समय कम है प्रोफेसर शर्मा, हमारी मदद कीजिए, विक्रम अंकल ने कहा। मुझे यहां क्यों लेकर आए हो और तुम लोग इस जगह को कैसे जानते हो? प्रोफेसर शर्मा ने घबरा कर कहा। ये सब बेकार की बातें छोड़िए प्रोफेसर, हमें यह बताइए कि यहां हो क्या रहा था। ये इतना बड़ा कंप्यूटर क्यों है यहां और चल क्यों नहीं रहा? ये लाइब्रेरी और ये लिविंग रूम, जब ऊपर मकान बना हुआ है तो ये गुप्त घर बनाने की क्या जरूरत? ऐसा तो सिर्फ अपराधी करते हैं या कोई पागल, विक्रम अंकल ने पूछा। डायरी और लॉकेट निकालकर रघु ने प्रोफेसर को दिखाया और पूछा, इस डायरी और लॉकेट के बारे में भी बताओ। डायरी पर आर और एम लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या जानते हो? और ये अजीब सा लॉकेट क्या बला है? उस लॉकेट और डायरी को देखकर प्रोफेसर शर्मा डर गए। मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, मुझे जाने दो प्लीज, प्रोफेसर शर्मा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। प्रोफेसर, जैसे तुमने रिएक्ट किया है उससे हमें पता चल गया है कि तुम इस जगह को, इस लॉकेट को और इस डायरी को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए जल्दी बता दो वरना हमें, रघु ने प्रोफेसर को डराते हुए कहा। पर तुम लोग ये क्यों जानना चाहते हो? तुम्हारा इस जगह से क्या वास्ता? हमारा इस जगह से बहुत पुराना वास्ता है, लगभग 20 साल पुराना। विक्रम अंकल की बात सुनकर प्रोफेसर शर्मा की आंखों में डर साफ झलकने लगा था। और हमारा जानना इसलिए जरूरी है कि इस लॉकेट के जैसे ही एक दूसरा लॉकेट भी था। जिस रात मेरे बेटे को वो लॉकेट मैंने दिया, उसी रात वो गायब हो गया अपने घर से लॉकेट के साथ, बिना किसी सुराग के। हम दोनों ने सिर्फ उसकी चीख सुनी उसके कमरे से आती हुई, और जब पहुंचे तो सूरज। आपने उसे लॉकेट दिया? आपको ये डायरी और लॉकेट मिली कैसे? ये सवाल पूछते हुए प्रोफेसर शर्मा चुप हो गए। इधर नई दुनिया में अकीरा जिम में अक्षय से होने वाली फाइट के ठीक पहले वार्म अप कर रही थी। स्कूल के कई स्टूडेंट्स, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे, अकीरा को देख रहे थे। अकीरा का जिस्म इतना सुंदर था और फाइटिंग ड्रेस में वो इतनी हॉट लग रही थी कि लड़कियां भी उसे ललचाई नजरों से देख रही थी। तभी वहां सूरज पहुंच गया। तुमसे घटिया दोस्त नहीं देखा मैंने। मेरा दोस्त होने का नाटक करती हो? मेरे पीछे जासूस लगा रखा है तुमने, सूरज ने चिल्लाते हुए कहा। उसके मन में रघु जैसे पक्के दोस्त की याद भी थी और शीना का धोखा भी। जिम में मौजूद सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे।
अक्षय भी अपनी टीम के साथ मुस्कुरा रहा था। अकीरा शॉक हो गई थी कि सूरज को यह कैसे पता चल गया। सूरज, आई कैन एक्सप्लेन, अकीरा ने बोलने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझसे दूर रहो और अपने आशिक को भी मुझसे दूर रखना, समझी? सूरज चिल्लाकर गुस्से में जिम से चला गया। इधर इस दुनिया में प्रोफेसर शर्मा से पूछताछ जारी थी। प्रोफेसर शर्मा, बताइए ये डायरी और लॉकेट किसके हैं? मेरा बेटा सूरज गायब है। प्रोफेसर शर्मा ने हार मानकर कहना शुरू कर दिया। आज से लगभग 25 साल पहले जब मैंने कॉलेज पास किया तब मुझे शरद को असिस्ट करने का मौका मिला। शरद फिजिक्स की फील्ड का जीनियस था। वो अपने दो दोस्तों रवि और माया के साथ कॉलेज कैंपस में ही रहता था। तीनों टीचर थे। उन्हें असिस्ट करते हुए मैं भी उनके साथ रहने लगा था। मैं बहुत खुश था कि मैं शरद, रवि और माया जैसे फिजिक्स के दिग्गज प्रोफेसर के साथ काम कर रहा था। उन तीनों का मुझ पर बहुत प्रभाव था, पर शरद थोड़ा पागल सा था। उसके ऊपर फिजिक्स की फील्ड में अपना नाम रोशन करने की सनक सवार थी। उसने कॉलेज कैंपस छोड़कर रवि और माया के साथ रहने का प्लान किया और इसी कारण यह घर बनाया था और यह लैब भी। पर रवि और माया एक दूसरे से प्यार करते थे और शरद को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर उसे रवि और माया की जरूरत थी, इसलिए उसने उनके रिश्ते को सहते हुए साथ में काम करना जारी रखा। रवि और माया शरद से ज्यादा स्मार्ट थे। उनके प्रयोग देखकर शरद के मन में जलन पैदा होने लगी थी। ये डायरी रवि और माया की है, उनके नाम के पहले अक्षर के साथ आर और एम। रवि और माया ने शरद से पहले 2 डिवाइस तैयार कर लिए थे। उनमें से एक डिवाइस है ये लॉकेट जो तुम्हारे पास है, और दूसरा जिससे सूरज। ये सब कहते हुए प्रोफेसर शर्मा 2 पल के लिए जैसे रुक गए। जिस दिन शरद ने मुझे इस लैब से बेइज्जत करके निकाला था वो मुझे आज भी याद है। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैंने तो सिर्फ रवि और माया के कहने पर उनको लॉकेट डिजाइन करने में मदद की थी, पर शरद से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रवि और माया ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे उन दोनों के सामने बेइज्जत करके निकाल दिया। जब मैं यहां से जा रहा था तब मैंने शरद, रवि और माया के बीच बहुत तेज झगड़ा होते और शरद को उन दोनों को धमकी देते हुए सुना था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं वापस कभी शरद के पास लौटकर काम करने नहीं आऊंगा। कौन से प्रयोग कर रहे थे और इस लॉकेट जैसे डिवाइस से क्या होता है? रघु ने पूछा। अभी तक समझ नहीं पाए? विक्रम अंकल और रघु के कंफ्यूज चेहरों को देखते हुए प्रोफेसर ने कहा, दूसरी दुनिया की यात्रा। क्या थी ये दूसरी दुनिया की यात्रा? रघु और विक्रम अंकल अब क्या करेंगे? फाइटिंग लीग में सूरज और अकीरा का क्या होगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।